So, welcome back to the third session of today's lecture. पहले दो सेशन में हम लोगों ने इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट और बेसिक को पढ़ा। बेसिकली हम लोगों ने अब तक चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है। अगर आप स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र का बुक देखते हो, आप देख पाओगे कि अब तक मैंने अपने चैप्टर में से कुछ नहीं बताया। गॉसेस थ्योरम तक का पार्ट वैसे तो आप लोगों ने 11 साइंस में ही पढ़ के रखा है। तो हमने चार्ज के टाइप, चार्ज का यूनिट, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव प्रिमिटिविटी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइनली गॉसेस थ्योरम। ये सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया। अगर इसको तुम प्रॉपरली बार बार रिवाइज करोगे, एक दो बार और रिवाइज करोगे, सारे फॉर्मूलों को लर्न कर लोगे, तो कॉमन सेंस है इस पूरे चैप्टर में जो भी कुछ एक बेसिक नॉलेज चाहिए ना, उसके लिए तुम एब्सोल्युटली रेडी हो। एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलो अब देखते चैप्टर में अपने को क्या दिया हुआ है। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है नहीं वहाँ पे मैं ये पढ़ने नहीं वाला, मैं खाली बता दूंगा। तो कैन यू रिकॉल में आपको 3 क्वेश्चन दिए उन्होंने। डू यू नो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे फोर्स के 2 टाइप होते हैं। किसी को पता है क्या होता है बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स? देखो बच्चों, बेसिकली अगर मान लो एक कंजर्वेटिव फील्ड मैंने ले लिया, एक लिया नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, एक ऐसा फील्ड जहाँ पे तुम लोग पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट लेके जाते हो, और लेके जाते वक्त जिस रास्ते से तुम लेके गए, जिस पाथ से तुम लेके गए, उस पाथ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम किसी भी पाथ से लेके जाओ, तुमको सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड। तुम ग्रेविटेशनल फील्ड में 5 फुट मान लो ज़मीन से हाइट से शुरुआत किया, और 25 फुट तक किसी चीज़ को लेके जाना चाहते हो। अब तुम सीधा लेके जाओ, स्टेप्स में लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, तुमको एनर्जी सेम लगेगी। तो ऐसी फील्ड को तुम बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। और उसमें जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे की सारे आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। जहाँ पे पाथ बदला तो वर्क बदलेगा। जैसे आप किसी चीज़ को ज़मीन के ऊपर से घुमाते घुमाते लेके जा रहे हो, अब तुम शॉर्टेज डिस्टेंस लेके जाओगे तो सबसे कम एनर्जी लगेगी। वही तुम घुमा फिरा के लेके जाओगे तो कॉमन सेंस से ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, और इन फोर्सेस को भी बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आगे उन्होंने पूछा आपको व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, सिंपली ऐसे ही तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए है। ऑब्जेक्ट जब भी किसी फील्ड में होता है तो अपनी पोजीशन की वजह से उसको एक एनर्जी मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगले किसी एक लेक्चर में मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चर्चा करूँगा, ठीक है। फाइनली व्हाट इज गॉसेस लॉ एंड व्हाट इज गॉसियन सरफेस, ये हमारे पिछले लेक्चर का आखिरी वाला स्टेटमेंट था। एक इमेजिनरी सरफेस गॉस ने बनाया था, जहाँ पे जिस बॉडी के अंदर चार्ज रखा हुआ है उस बॉडी को पूरा इनक्लोज किया जाता था। इस इमेजिनरी सरफेस को अपन बोलते थे गॉसियन सरफेस, बराबर है। और गॉस का लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज बॉडी से जो चार्ज बाहर आएगा, जो चार्ज रखा होगा, उससे वहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तैयार होगी, या टोटल फ्लक्स जो होगा चार्ज डिवाइडेड बाय उस एरिया की प्रिमिटिविटी। दिस इज योर टोटल फ्लक्स। तो ये आपका गॉस का थ्योरम है। ओके, गॉस के थ्योरम को हमने कुछ इस तरह से भी लिखा था। ओके, ऑल्सो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन व्हाट ई बार डॉट डी एस बार, टोटल जो भी एरिया उस एरिया का, एंड देयरफॉर यू कैन से दिस 2 वैल्यूज आर सेम। तो ये तुम्हारा गॉसेस थ्योरम है। स्टेटमेंट में यहाँ पे कुछ थ्योरी पार्ट भी लिखा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगला एक छोटा सा पार्ट है, और वो है बच्चों अपने लिए काम का। हमको आगे जाके गॉस के थ्योरम के एप्लीकेशन देखने हैं। अगर आप इसका थोड़ा पिछला वाला पार्ट पढ़ोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे कि गॉस का थ्योरम का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी चार्ज बॉडी से सर्टन दूरी पे ढूंढ सकते हैं। किसी भी शेप की बॉडी आपको दे, फिर वो पॉइंट चार्ज हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, प्लेन शीट हो, या किसी भी शेप की बॉडी है जिसके अंदर चार्ज स्टोर के करके रखा है, उसकी वजह से उसका एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उससे एक सर्टन दूरी पे आर इतने डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग गॉस की थ्योरम का यूज करते हैं। गॉसेस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसा फाइंड कर सकते हैं, इसकी कुछ कॉमन स्टेप्स यहाँ पे दी हुई है। ये वो स्टेप है जो किसी भी बॉडी के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। इस स्टेप को जो बच्चा फॉलो करेगा
वो गॉस की फिर जो बॉडी तुमको दी है वो स्पेरिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल है, प्लेन शीट है, ये तीन तो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। या कोई भी शेप की बॉडी है उसके लिए एक सर्टन दूरी से उस बॉडी से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकता है। कैसे करने का, देखो, डिस्क्राइब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस या फिर वॉल्यूम। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, एरियल या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, चलो समझते हैं। मान लो मैंने तुमको बहुत पतली सी एक तार दे दी, ऐसी तार जिसकी रेडियस या यूं में से डायमीटर बहुत पतला है। अब ये बेसिकली कैसे समझोगे, देखो बच्चों, कोई भी वायर देखो बेसिकली होता वो तो सिलेंडर है। आप कोई भी तार लो, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर झूम करके देखो या सिंपल माइक्रोस्कोप से देखो, यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस से, तो एक सिलेंडर ही होता है, बराबर है कि नहीं। जैसे ये बॉटल है, सिलेंड्रिकल शेप की बॉटल है, बराबर है ना, जिसके अंदर से मैं पानी पीता रहता हूं। थैंक यू। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो उसका ये जो शेप है, नीचे वाला शेप, ये आपको देखेगा कौन सा, एक सर्कल, और इसका रेडियस भी होगा, यू में से डायमीटर भी होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ इसका शेप क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका शेप सिलेंडर का शेप है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब मैं एक वायर की बात करता हूं तो वो भी एक सिलेंडर ही होता है, लेकिन बहुत पतला। उसका जो रेडियस है उसके कंपेयर में उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, या उसका जो रेडियस है वो लेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ऐसी केस में हम लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक लेंथ ही है, उसका वॉल्यूम विल्यूम निकालने का हम झंझट रखते नहीं है। और हम ऐसा मानते हैं कि जब भी इसको चार्ज दिया जाता है तो वो जो चार्ज है इसके पूरे लेंथ के ऊपर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसी कोई भी बॉडी जिसको हम लोग सिर्फ लेंथ की टर्म में ही काउंट कर सकते हैं, अब तुम वायर का लेंथ काउंट करते हो यूजुअली, कोई वायर का वॉल्यूम काउंट करता है, कोई वायर का सरफेस एरिया काउंट करता है। टेक्निकली स्पीकिंग सिलेंडर के लिए उसका सरफेस एरिया काउंट करना पॉसिबल है, उसका वॉल्यूम काउंट करना पॉसिबल है, लेकिन हमने इसको इतना पतला मान के रखा है, रेडियस ना के बराबर है, लेंथ के कंपेयर में बहुत कम है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसी केस में हम मानते हैं कि चार्ज उसके पूरे लेंथ के ऊपर जा रहा है। तो ऐसी केस में तुम्हारा चार्ज जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं दिस इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, और यू मे से दैट दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों इस डिस्ट्रीब्यूशन को, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी केस में यूजुअली हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं ये पता करने में कि एक लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है। क्या फाइंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैसे ढूंढोगे, बड़ा सिंपल है, मैंने बोला बेटा टोटल लेंथ है ना 10 मीटर है, 10 मीटर के ऊपर है ना 20 कूलम चार्ज है, बता मुझे 1 मीटर के ऊपर कितना है। आप बोलोगे सर 2 कूलम। कैसे निकाला, एक लेंथ के ऊपर का चार्ज, आपने टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड किया, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ गिव्स यू, लैम्बडा सिंबल से यूजुअली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इस चीज को, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया इस बॉडी के लिए। अब मान लो तुमने दूसरी कोई बॉडी ले ली, मान लो एक पेपर पतला सा पेपर ले लिया, या एक पतला सा एल्यूमिनियम का, किसी भी मेटल का या किसी भी मटेरियल का शीट ले लिया, जिसका तुम्हारे सामने शेप कुछ इस तरह से। अब बेसिकली देखा जाए तो कोई पतला शीट भी एक क्यूब की तरह हो सकता है, जैसे अभी ये मोबाइल है, जैसे मान लो एक क्यूबॉइड की तरह हो सकता है। लेकिन ये ऐसा क्यूबॉइड है बच्चों जिसकी लेंथ ठीक ठाक है, विड्थ भी ठीक ठाक है, लेकिन थिकनेस बहुत पतला है। अब ये थिकनेस तुम इतना पतला रख सकते हो, तुम्हारा नोटबुक का पेपर देखा ना, तो नोटबुक का तुम्हारा जो पेज है या बुक का जो पेज है ना, वो भी एक तरह का क्यूबॉइड ही है, लेकिन इस क्यूबॉइड का जो थिकनेस है वो इतना पतला है कि उसके लेंथ और विड्थ के सामने ना के बराबर है। उसकी थिकनेस हो सकता है आधा mm हो, जबकि उसकी लेंथ और विड्थ सेंटीमीटर मीटर में काउंट कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी पतला शीट अगर तुम्हारे सामने होता है, तो अल्दो हम लोग एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिन सकते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम गिनते नहीं क्योंकि इसका थिकनेस बहुत कम है। और हम मानते हैं कि जो भी चार्ज दिया उसके पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्या हो गया, चार्ज पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और यहाँ पे मैं कॉमन सेंस पूछ सकता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने पूछा था ना एक लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे मैं पूछता हूँ एक एरिया के ऊपर चार्ज कितना है। और इसको हम लोग यूजुअली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हमने काउंट किया कि एक एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। कुछ ऐसी भी बॉडी होती है बच्चों जहां पे चार्ज पूरे सरफेस में डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक बॉडी लिया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, या किसी भी शेप की बॉडी ले ली, नॉन कंडक्टिंग यानी कि जिसमें चार्ज कंडक्ट नहीं होता। मान लो तुमने वुड का एक स्पीयर ले लिया और इस वुड के स्पीयर को तुमने चार्ज दिया। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो चार्ज है वो बॉडी के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा अंदर बाहर सब जगह पे
समझ में आ रहा है? पूरे वॉल्यूम में कहा मैंने। तुम एक काम करो, एक स्पेरिकल शेप का स्पंज ले लो और उसको पानी के अंदर डुबाओ। जब तुम एक स्पेरिकल स्पंज को पानी के अंदर डुबाओगे तो पानी कहाँ पे रहेगा? सिर्फ सरफेस सरफेस पे रहेगा कि अंदर भी घुसेगा? अंदर भी घुसेगा, पूरे अंदर रहेगा। तुम दबाओगे तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा। अबे हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे चार्ज कैरी होके ट्रैवल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल वुड, ऐसे किसी भी मटेरियल को तुम चार्ज देते हो तो पूरे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में पूरे वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पे आप निकाल सकते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको सिंबल तो ऐसा कोई जनरली देते नहीं, आप चाहे तो इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझा? लेकिन अगर तुम नॉन कंडक्टिंग के बजाय कंडक्टिंग स्पीयर लेके आओ, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का स्पीयर लेके आए और तुमने इधर बीच में कोई चार्ज छोड़ दिया, अब प्रॉब्लम क्या है? कंडक्टिंग स्पीयर में चार्ज ट्रेवल कर सकता है और चार्ज की सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुमने बाजू बाजू में छोड़ दिए, लेकिन इन दोनों की तो आपस में दुश्मनी है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो ये ट्रैवल करते भाग के डायरेक्ट सरफेस तक पहुंच जाते हैं। अब सरफेस के बाहर तो निकल नहीं सकते, तो सरफेस पे जाके रुक जाते हैं। तो तुमने भले ही अंदर चार्ज दिया, लेकिन वो जाएगा किधर? सिर्फ जाएगा और स्टोर होगा सिर्फ सरफेस के ऊपर। और अगर ये हॉलो स्पीयर है, खोखला एम्प्टी स्पीयर, तो कॉमन सेंस है इस केस में तो सरफेस के ऊपर ही जमा होगा। लेकिन इवन तो ये एक सॉलिड स्पीयर है, लेकिन कंडक्टिंग बॉडी है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम या फिर कॉपर या फिर आयरन, तो चार्ज भाग सकता है और अंदर से भाग के वापस कहाँ पे जाके खड़ा रहता है? सरफेस तक। सरफेस के बाहर कहाँ जाएगा? उसके बाहर जाने को रास्ता ही नहीं उसको। तो ऐसी केस में हम लोग यही वैल्यू निकालते हैं, कौन सी? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे हो चुका है? एरिया के ऊपर हो चुका है। तो आपको ये देखना होता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अलोंग अ लाइन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलोंग ऑन अ एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और थ्रू आउट दी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। याद रखोगे? ओके। तो जब तुमको गॉसियन का लॉ, गॉस का लॉ यूज करके ये डिसाइड करना होता है कि इंटेंसिटी कैसे ढूंढें, पहले डिसाइड करो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डन। ऑब्टेन अ फ्लक्स बाय गॉसेस थ्योरम, फिर गॉस के थ्योरम से फ्लक्स निकालो। गॉस का थ्योरम तो बड़ा सस्ता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिया है उस बॉडी को डिवाइडेड बाय चार्ज। जिस बॉडी को दिया वो बॉडी रखी कहाँ पे है? उस मीडिया की प्रिमिटिविटी। चलेगा? तो गॉस का थ्योरम अप्लाई करो, इसको नाम दे दो इक्वेशन ए, या यू मे कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये समझा? तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करो, दूसरा जिस बॉडी को चार्ज दिया उसके ऊपर सीधा सीधा गॉस का लॉ यूज करो। क्या है गॉस का लॉ? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय जिस मीडिया में रखा है उस मीडिया की प्रिमिटिविटी। विजुअलाइज गॉसियन सरफेस एंड जस्टिफाइड इट। अब जिस बॉडी को चार्ज दिया है ना, उस बॉडी को एनक्लोज कर ले, बॉडी को पूरी तरह से समा ले, या जिस एरिया का तुमको फ्लक्स निकालने की इच्छा है उस एरिया को कंटेन करें, ऐसा एक इमेजिनरी एरिया ड्रॉ कर लो। ये जो इमेजिनरी एरिया है उसी का नाम क्या है बच्चों? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस आइडेंटिफाई करो, उसको बनाओ। इस तरह से गॉसियन सरफेस लो कि गॉसियन सरफेस तुम्हारी उस बॉडी को जिसको चार्ज दिया है उसको कवर कर ले। ठीक है, आगे देखो। विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अननोन, तो हमको अननोन है, पता नहीं है, फाइंड करना है। ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसियन ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमको ये लॉ जो है इससे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा? डीएस, सॉरी। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स, ये फ्लक्स का डेफिनेशन है, टोटल फ्लक्स हमको इस फॉर्मूले से मिलता है, बराबर है कि नहीं? तो इससे आपको क्या करना है? आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसको तुम नाम दोगे इक्वेशन बी। क्या लिखा है यहाँ पे? विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एज एन अननोन, ई को अननोन कंसिडर करके इक्वेशन लो, बराबर है कि नहीं? ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे। इंटीग्रेशन का मेथड तुमको पता है, इंटीग्रेशन निकाल के ई को अननोन ही रखोगे, ई को सॉल्व नहीं करोगे, वैसे ही रखोगे। और तुम क्या करोगे? कैलकुलेशन करके, और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी कि वो शेप कैसा है बॉडी का, स्पेरिकल शेप की बॉडी है, सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है, या फिर और किसी शेप की बॉडी है, ज्योमेट्री का यूज करने का डायग्राम के, और तुमको इस इक्वेशन से वैल्यू निकालने का, जिसका नाम रखोगे तुम लोग इक्वेशन बी। Then just equate equation 1 and 2, या you may say A and B in this case, and you will be through, और तुमको E का वैल्यू मिल जाएगा। So this is the application of Gauss's law। इस तरह से हम लोग Gauss's law को अप्लाई करेंगे। In this section, अभी जो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, we will see how to find electric intensity for some symmetrical configuration। कुछ टिपिकल हमको दिया है, हमको स्पीयर दिया हुआ है, हमको सिलेंडर दिया हुआ है, और हमको एक प्लेन पेपर का शीट दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस का, गॉसियन लॉ का यूज करके, गॉस का लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों?
सो लेट्स सी द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर। पहले मैं तुमको पूरा समझाता हूँ, पूरी ध्यान देना अच्छे बच्चों की तरह। फिर इस डेरिवेशन को बड़ी इज्जत से एग्जाम में लिखना। इस तरह से प्रॉपरली एग्जाम में लिखोगे तो जाके तुमको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तुम नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले मैं लॉ तुमको समझाता हूँ। देखो ये डेरिवेशन यहाँ तक लिखा हुआ है, केस 1 केस 2 तक। पहले मैं तुमको पूरा समझा देता हूँ और फिर उसके बाद तुम इसको इज्जत से लिख लेना। पढ़ के तुम्हें समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इमेजिन करो ये तुम्हारे सामने कोई एक स्पेरिकल शेप की बॉडी है। अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो सॉलिड हो या हॉलो हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज एनीवे कहाँ पे रहता है बच्चों? सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो उस केस में चार्ज अंदर भी रहता है। लेकिन हम जनरली ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं बच्चों। मान लो एक सॉलिड एक स्फीयर है, रेडियस उसका आर है, और इससे कई डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है वो मुझे ढूंढनी है। थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, थोड़ा करीब लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे डायग्राम भी ड्रॉ करनी है आगे जाके। मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मेरा ई को वैल्यू मुझे फाइंड करने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है। इस जगह पे ई कितना है ये मुझे फाइंड करना है। स्टेप हमने सीख के रखे। ये स्टेप्स तुम लोग, दो चीज़ें तुमको करनी है, किस सीक्वेंस में करते हो ये मैटर नहीं करता। लेकिन हमारे गॉसेस भैया का जो अभी मेथड हमने कॉमन स्टेप देखे, उसके हिसाब से सबसे पहला क्या चेक करने का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बॉडी दिखा तुमको? क्या लगता है बॉडी को चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? एरिया के ऊपर, लेंथ के ऊपर, की वॉल्यूम के ऊपर? और से देखो आके, है ना सबको? कंडक्टिंग बॉडी ली है, चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस या फिर एरियल। सिग्मा मान लो इसको। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। यानी कि सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चों आपका? अरे बोलो जल्दी से। क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वाई? क्योंकि टोटल एरिया इस स्फीयर का, जिसकी रेडियस आर है, 4 पाई आर स्क्वायर आता है। 10वीं में फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो तुम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हो, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, बोलो, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, चलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या? प्रिमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, जहां पे तुमने इसको रखा है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, या तुम चाहे तो ये भी बोल सकते हो क्यू की जगह पे उसका वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो दिस इज यू मे कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। पहले तो मैं यही लेता हूं, बाद में अपन ये वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहला क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने का, डिसाइड किया, सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दूसरा, गॉस का लॉ यूज करके टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालने का, उसका नाम रखने का इक्वेशन नंबर 1। पार्ट 1 खत्म। ओके, दूसरा पार्ट क्या है? फॉर्मूला लेने का, ई बार डॉट डी एस बार, और इससे भी फ्लक्स निकालने का। निकालोगे इससे? तो निकालो। अब ये निकालने के लिए अड़चन क्या है? तुमको डीएस ढूंढना पड़ेगा। डीएस कौन सा पॉइंट होगा? डीएस वो एरिया लो जिस एरिया के बाजू का इंटेंसिटी तुमको निकालना है। तो ये इंटेंसिटी दिख रहा है तुमको यहाँ का, इस पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना है ना। इधर मैंने एक छुटकू सा एरिया ले लिया, इस छुटकू एरिया का नाम रखा मैंने डीएस। अब ये एरिया किसका है? ये एरिया लेना होता है गॉसियन सरफेस का। यहाँ पे गॉसियन सरफेस ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। सरफेस कुछ इस तरह से बनाओ कि जिस बॉडी के अंदर चार्ज रखा हुआ है वो टोटल बॉडी क्लोज हो जाए। तो मैं इसके बाजू में और एक स्फीयर बनाता हूं, ऐसा स्फीयर जिस स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके यहाँ वाला डिस्टेंस, स्मॉल आर रेडियस वाला मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया। ये इमेजिनेशन, हवा में स्फीयर है, और हमने जो छोटा डीएस एरिया की बात की है वो इसी स्फीयर का छोटा सा हिस्सा है। और उसके ऊपर एक पॉइंट है जिस पॉइंट की मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। किसी को डाउट है इसके ऊपर? पक्का नहीं है? देखो बच्चों, थ्योरम डेरिवेशन समझना अलग बात होती है, लिखना अलग बात होती है। पहले समझ लो, समझोगे तो लिख भी पाओगे। लिखने का कैसा, वो मैंने लिख के दिया हुआ है, देख देख के लिख लेना बाद में। तो यहाँ पे मुझे निकालनी इंटेंसिटी, डीएस इज एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब इसके अगली स्टेप में मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ। यहाँ पे ई बार डॉट डीएस को मैं फॉर्मूले में लिखता हूँ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू। वेक्टर लॉ जानते हो, इन दोनों के बीच का एंगल। अब ई क्या है? ई इज इधर आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। ओके, ई जो है उसका डायरेक्शन तुम्हारे लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन की तरह होता है। हमने चार्ज लिया है पॉजिटिव, तो इस केस में ई तुम्हारा आउटवर्ड है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। ये किसका डायरेक्शन है बच्चों? ई का।
डीएस का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, जो एरिया तुमने लिया उस एरिया को, मैंने बोला थोड़ी देर पहले, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया को परपेंडिकुलर, और जिस डायरेक्शन में ई जा रहा है उस डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर। तो इस केस में तुमने एरिया जो लिया है उस एरिया का तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इत्तिफाक से वो एग्जैक्टली ई के अलोंग ही चला जाएगा। तो हियर व्हाट इज थीटा, थीटा इज 0, देयरफॉर व्हाट इज cos ऑफ 0, सॉरी cos ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू cos 0, दैट इज इक्वल टू सिंपली 1। तो ये जो तुम्हारा टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया E इंटू डी एस सिंपली, ये वेक्टर प्रोडक्ट निकल गया, हाँ अभी मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर निकल गया, डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली वो। यहाँ तक समझा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के लिए इंटीग्रेशन कैसे लेते हो पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन के बारे में आप एक चीज जानते हो कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है जो बदलता नहीं उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिया जाता है। अब मान लो तुमने ये जो एरिया यहां पे लिया है बच्चों, वो एरिया तुम यहां पे लेते, वो एरिया तुम यहां पे लेते, वो एरिया तुम यहां पे लेते, वो एरिया तुम थोड़ा बड़ा लेते, वो एरिया तुम थोड़ा छोटा लेते, तो इससे ई की वैल्यू बदलती क्या, नहीं। आप बोलोगे सर काहे नहीं बदलती, तो प्यारे बच्चों ई का वैल्यू डिपेंड होता है इस डिस्टेंस के ऊपर। तुम करीब आते हो तो ई बढ़ता है, दूर जाते हो तो ही घटता है। इस स्फीयर के ऊपर तुम किधर भी जाओ तुम उसी डिस्टेंस पे रह रहे हो सेंट्रल मेन चार्ज से, तो ये तुम्हारा इस पूरे एरिया के हिसाब से क्या हो गया, कांस्टेंट। सो ये कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीएस। बाय द वे इंटीग्रेशन इस वर्ड का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन डीएस, ये हमको समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल, सम, सब कुछ पूरा, और डीएस क्या है, डीएस छोटा एरिया है। तो ये नाम क्या हो गया, ये जो है इसको वर्ड में पढ़ो, दिस इज टोटल एरिया। किसका टोटल एरिया, जो डीएस जहां से लिया था ना उसका टोटल एरिया, यानी कि इस स्फीयर का टोटल एरिया, और स्फीयर का टोटल एरिया यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया। फॉर्मूला तो हम जानते हैं 4 पाई, और जिस स्फीयर की बात कर रहे हो उसकी रेडियस। आंखें बंद करके इक्वेशन लिखने बंद करो वरना लिखो कैपिटल आर, सत्यानाश। हम बड़े स्फीयर की बात करें तो बड़े स्फीयर का रेडियस आएगा जिसको हमने स्मॉल आर मान के रखा हुआ है, समझा बच्चों। फिर हमारा लॉ मिल गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर मिलेगा आपको E इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो ये पहले वाला इसी इक्वेशन से इक्वेट करता हूँ, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, बनेगी नहीं, ये जो नंबर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर लेके जाओ डिवाइड करेगा, तो E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ, ये एप्सिलॉन इधर लिखता हूँ और इधर लिखता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू बोलो Q डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। गौर से देखो ऐसा ही फॉर्मूला सेम टू सेम पॉइंट चार्ज के लिए भी बना था, दोनों फॉर्मूले सेम मत समझना, वो पॉइंट चार्ज के लिए था, ये स्फीयर के लिए है, इत्तिफाक से सेम है। सबको समझ में आ गया ये, तो डेरिवेशन बड़ा सिंपल है। हाँ, इसको लिखते वक्त एक चीज समझो, तुम ये पहला इक्वेशन निकालो ये दूसरा निकालो, या फिर इसको पहले निकालो इसको दूसरा लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है, कोई भी पहला निकालो कोई भी दूसरा निकालो, दोनों निकालो, दोनों को इक्वेट करो और ये निकालो, बस इतना आंसर है इसका, इतना वे है। इसको पूरी इज्जत से तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुम बड़ी आराम से गहराई से इसको पढ़ना, पढ़ने के बाद इसको समझना, समझने के बाद इसको लिखना, और लिखने के बाद तुम्हारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से तुमको मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे है, ये समझा। अब ये हमने लाया इसका एक डेरिवेशन, लेकिन इसमें और एक पॉसिबिलिटी है, हम लोगों ने फाई का एक ये वाला वर्जन भी बना के रखा है टोटल फ्लक्स का, या आप बोल सकते हो कि ये जो चार्ज है आपका Q, उसकी वैल्यू भी है आपके पास इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो अगर मैं डाल दूं इसी फॉर्मूले में तो मुझे क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन 0 लिख सकते हो तुम लोग चाहे तो, वैक्यूम की बात करोगे तो Q का वैल्यू बोलो सिग्मा 4 कैपिटल R स्क्वायर, बराबर क्या, पाई कौन लिखेगा, अपना चचा, डिवाइडेड बाय कौन है, R का स्क्वायर। तो बोलो कौन का टप्पा हो गया, 4 कैंसिल विथ 4, पाई कैंसिल विथ पाई, ऊपर कौन बचा है, ऊपर बचा है, ऊपर बचा है, ऊपर बचा है खाली सिग्मा, नीचे कौन बचा है एप्सिलॉन, ऊपर बचा है आर का स्क्वायर, नीचे बचा है स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया। तो दिस आर 2 फॉर्मूलाज, हाँ ये 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, याद रख लोगे दोनों के दोनों, ये लिखो, नॉट दिस वन, ठीक है। एक है इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज, एक है इन टर्म्स ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा। ये थोड़ा ऐसे फॉर्मेट में अच्छे रहते हैं, याद रखने को भी अच्छे लगते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है।
अगर इसमें मैं तुमको कुछ एडिशनल चीजें पूछ लूं, बरोबर है, दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे लिखता हूँ अभी वापस एक बार। ओके, पहला फॉर्मूला क्या है, ई का 1/4πε0 इंटू बोलो क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर फॉर एयर। दूसरा क्या है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू बोलो आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि तुम एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर ही इंटेंसिटी पूछोगे, उसी स्पीयर के सरफेस के ऊपर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, यानी कि स्मॉल आर तुम लोगों ने वही ले लिया, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में सुन रहे हो ना, तुमने सरफेस के ऊपर ही इंटेंसिटी पूछ लिया, तो ये जो कैपिटल स्मॉल आर है उसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर। ये जो फॉर्मूला ये तो सिंपली हो जाएगा E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, क्योंकि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर विल बिकम इक्वल। समझा, दिस इज एग्जैक्टली ऑन दी सरफेस। अगर मैंने तुमको ये बोला कि बेटा अंदर किसी पॉइंट को बोला, तो मान लो स्फीयर का रेडियस 10 है और मैंने तुमको बोला 5 सेंटीमीटर पे ही बता दो, तो ऐसी केस में क्या होता है, अंदर इंटेंसिटी होती है 0। क्यों बच्चों, क्योंकि अंदर अगर तुम किसी भी पॉइंट को पकड़ोगे, चलो समझने के लिए मैं सेंटर ही पकड़ता हूं, इसकी इंटेंसिटी देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से आउटवर्ड यहां से आउटवर्ड, तो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट द इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल एंड डायरेक्शन होगी अपोजिट, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो फॉर एनी इनवर्ड पॉइंट इंटेंसिटी इज 0। तो इंटेंसिटी का ये एक्स्ट्रा चीज याद रख लेना, ऑन द सरफेस कितना है, अंदर कितना है और बाहर कितना होगा। याद रखो कि बाहर जाते वक्त वो कम होता है। बाकायदा इसका एक ईमानदारी वाला डायग्राम में बना सकता हूँ, बराबर बच्चों। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आर की वैल्यू आर के इक्वल है, यानी कि आप सरफेस के ऊपर हो। यहाँ से आगे अगर देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे ई की वैल्यू बेसिकली सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है ई की, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज ऑन द सरफेस। अंदर तुम्हारा वैल्यू डायरेक्ट ड्रॉप डाउन टू 0 है, तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू अंदर वाले पॉइंट के लिए लिखता ही नहीं, और बाहर जाते हो तो वैल्यू घटना शुरू होती है विद स्क्वायर। तो वो डायग्राम अगर तुम इसका ड्रॉ करते हो ना, तो इस तरह से डायग्राम बनता है, द डायग्राम ऑफ ई वर्सेस आर। ओके, स्मॉल आर, if E is equals to capital R, the value of E is maximum. If R increases, E decreases. अगर स्पीयर के अंदर आओगे, देखो स्पीयर पे खड़े रहोगे मैक्सिमम वैल्यू, स्पीयर से बाहर जाओगे घटेगी, स्पीयर के अंदर आओगे डायरेक्ट 0। समझा, याद रखोगे, बड़ा सिंपल चीज है। ओके, होप इसके ऊपर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये केसेस बीसेस सारी चीजें मैंने आपको तुमको समझा दी है, याद रख लेना और कोशिश करना इस डेरिवेशन को एग्जाम के लिए प्रॉपरली लिखने का। इट्स अ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, खाली बता रहा हूं कैसे करोगे। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू देके रखी बताओ तो सही मुझे, कैपिटल आर की। कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम, किसकी वैल्यू देके रखी है, क्यू की। कितना है 1 माइक्रो, माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी देके रखी है, 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला जानते हो, 1/4πε0, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ले लेने की, इसकी वैल्यू निकालने की नहीं। कितनी है वो, 9 × 10⁻⁹ जानते हो। ओके, तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, वो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन वही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, Q डिवाइडेड बाय, नहीं फॉर्मूला अपने फॉर्मेट में बताओ, 1/4πε0 इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। वैल्यू डालो, Q की वैल्यू डालो, R की वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, आंसर निकालो, आ गया तुम्हारा पहला ऑप्शन। कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर क्या लेना पड़ेगा आपको, सिग्मा लो, या फिर यही फॉर्मूला लो, खाली कैपिटल आर डाल दो यहाँ पे। सो 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आर बन गई, और उसके बाद अंदर पूछा है आपको, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, रेडियस कितनी है 10, उन्होंने कौन से डिस्टेंस पे बोला 5, 10 से अंदर कुछ भी आओगे तो आंसर क्या है तुम्हारा 0। नो नीड टू कैलकुलेट, आप डायरेक्ट वो आंसर बता सकते हो। सो दिस आंसर इज 0, चलेगा। तो ये तीनों कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन मैथमेटिकली भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट चेक इट, कोई लॉग बिग की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करो आंसर मिल जाएंगे आपको। डन। So that's all for the first derivation.